Hello guys, welcome to Study at the Legal. In this video, I will discuss about Chapter 12, Preventive Action of the Police of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इससे पहले हम लोग चैप्टर 11 तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज जो है हमारा वो है चैप्टर 12, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। देखो, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस से ही नाम से ही पता चल रहा है कि अपराध होने से पहले पुलिस किसी चीज को प्रिवेंट कर रही है। हालांकि इंडिया में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, अपराध होने के 2 घंटा बाद पुलिस आती है। ठीक है, लेकिन चलो आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो फिर इसको अच्छे से पढ़ते हैं। सीआरपीसी जो है वो चैप्टर 11 में दिया गया था। ये चैप्टर जो था वो सीआरपीसी के चैप्टर 11 में दिया गया था, सेक्शन 149 से लेके 153। और इसके बाद जो सेक्शन 154 था 154, वो क्या था, एफआईआर से रिलेटेड। लेकिन जो बीएनएसएस है उसमें चैप्टर 12 में है ये प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, और जो सेक्शन है 168 से लेके 172 तक में है। तो कोई चेंजेस नहीं है, बस सेक्शन 153 है ये हट गया है बीएनएसएस में, और इसकी जगह 172 आ गया है। एक नया कंसेप्ट आया है, इसको हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर का, इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो देखो, ये भी चैप्टर जो है ना, ये प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस है, यानी अपराध होने से पहले ही पुलिस का क्या कर्तव्य है, कार्य है, इसके बारे में बता रही है कि पुलिस कैसे अपराध को रोक सकती है, प्रिवेंटिव एक्शन ले सकती है अगेंस्ट द ऑफेंडर, अगेंस्ट द क्रिमिनल। और इससे रिलेटेड जो सेक्शन है वो 168 से लेके 172 तक में दिए गए हैं। और ये चैप्टर भी एग्जीक्यूटिव इन नेचर है। एग्जीक्यूटिव इन नेचर मतलब जो पावर होंगे वो डीएम के पास होंगे, एसडीएम के पास होंगे। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उनके पास होगी, ना कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये सब के पास पावर नहीं है। ठीक है, दिस चैप्टर शैल ऑल्सो अप्लाई टू स्टेट ऑफ नागालैंड एंड अदर ट्राइबल एरिया। देखो, हम लोग सेक्शन 1 के सब क्लॉज 2 में क्या पढ़े थे कि जो है बीएनएसएस का चैप्टर 9, चैप्टर 11 और चैप्टर 12, ये 3 चैप्टर छोड़ के बाकी कोई भी चैप्टर स्टेट ऑफ नागालैंड और अदर ट्राइबल एरियाज पे एप्लीकेबल नहीं होगा, तब तक कोई स्टेट गवर्नमेंट कोई नोटिफिकेशन ना डाल दे। ठीक है, तो इसीलिए ये भी चैप्टर जो है चैप्टर 12 है, ये स्टेट ऑफ नागालैंड एंड अदर ट्राइबल एरियाज पे एप्लीकेबल होगा। कंसेप्ट क्लियर रखना। ठीक है, अब जैसे कि अगर तुम बेयर एक्ट में पढ़ रहे हैं तो वहां पे बगल में लिख लो कि सेक्शन 1 सब क्लॉज 2। ठीक है, वहां पे तो इस तरह से अपना बेयर एक्ट में कलर रंगते रहो उसको। ठीक है, अब क्या है सेक्शन 153। अभी बोले कि सेक्शन 153 ये ही एकमात्र सेक्शन है जिसमें चेंजेस देखने के मिले हैं, बाकी सारा सेम टू सेम उतरा हुआ है। सेक्शन 153 के जगह पे जो कि बात करता था इंस्पेक्शन ऑफ वेट्स एंड मेजर, ये सेक्शन को हटा दिया गया है। ठीक है, ये सेक्शन को रिमूव कर दिया गया है बीएनएसएस में, और इसके जगह पे सेक्शन 172 को इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि 172 में क्या है। लेकिन 153 में जो सीआरपीसी में था वो इंस्पेक्शन ऑफ वेट्स एंड मेजर का बात करता था, जो कि खत्म हो गया। ठीक है, जय सिया राम हो गया उसको बाय बाय कर दो, अब नया सेक्शन पढ़ना है। अब क्या है ना कि देखो, कभी पुलिस थाने में या मूवी वूवी में देखते होगे कि जो पुलिस स्टेशन में ना वो बोर्ड लगा रहता है, नोटिस बोर्ड टाइप का, कि ये अपराधी है, अपराधी का नाम ये है, ठीक है, लापता है, ऐसा करके बोर्ड देख रहे हो। मैं फोटो डाल दिया हूँ कि ये अपराधी है, खूंखार अपराधी, ठीक है, बिल्लू आपकी जेल से फरार हो गया, ऐसा करके नहीं, अपराधी का सबका नाम लिखा रहता है। तो क्या वो लगाना सही है, ये गलत है? ठीक है, तो इसका कंसेप्ट आया था ना, ये केस है अयप्पा कुट्टी वर्सेस स्टेट 1987। इसमें कोर्ट ये हेल्ड किया था कि जो डिस्प्ले लगा रहता है, डिस्प्ले ऑफ फोटो लगा रहता है क्रिमिनल का जो नोटिस बोर्ड पे, ठीक है, ये भी एक प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस है, और इसका रिजॉर्ट जो है कहाँ है, बीएनएसएस में दिया गया है। ठीक है, ये भी एक तरह का प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस है। आप कैसे प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस है, फॉर एग्जाम्पल की किसी अपराधी का फोटो लगा हुआ है, आप उसको देखें कि अरे ये तो अपराधी है, और आपके घर में वो आके रेंट पे मांग रहा है कि हमको रेंट दे दिए, तुमको याद आया कि अरे भाई इसका तो फोटो वहाँ क्या बोलते हैं अपराधी में लगा हुआ था, एकदम प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है ये तो ये क्या है, ये भी एक प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस है। ठीक है, जो नोटिस वोटिस बोर्ड में थाने में लगे रहते हैं फोटो अपराधियों के। ठीक है, ये कौन सा केस था, अयप्पा कुट्टी वर्सेस स्टेट में कहा गया था। चलो अब सेक्शन में आते हैं, सेक्शन 168।
ठीक है, ये क्या बात करता है, पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। सेक्शन 168 बात क्या करता है, पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 168 ऑफ बीएनएसएस एवरी पुलिस इज एम्पावर्ड टू। सेक्शन 168 में क्या कहता है कि सभी पुलिस एम्पावर्ड है क्या करने के लिए, तो इंटरपोज करने के लिए, एंड सेल टू बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी सेक्शन 168 ये कहता है कि सभी पुलिस ऑफिसर के पास पावर है, एम्पावर्ड है कि आप किसी अपराध को होने से, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के लिए से रोक सकते हैं, आप उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, और अपना बेस्ट एबिलिटी लगा सकते हैं उस अपराध को रोकने के लिए। ठीक है, कैसा अपराध, वो संज्ञेय अपराध होना चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कैसा होता है, तो सीरियस इन नेचर होता है, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, डाउरी डेथ हो गया, किडनैपिंग हो गया। ठीक है, इसकी डेफिनेशन कहाँ की दी गई है, तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 के जी में हमारे कॉग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा दी गई है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर के पास क्या हो रहा था कि कोई व्यक्ति जो है अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मारने जा रहा था, एक पुलिस ऑफिसर देखा, उसको रोक लिया। ठीक है, तो अपराध होने से पहले, कॉग्निजेबल ऑफेंस होने से पहले पुलिस ऑफिसर ये एम्पावर्ड है कि उसको रोक सकता है, इंटरपोज कर सकता है और अपना बेस्ट एबिलिटी लगा सकता है उस अपराध को रोकने के लिए। सेक्शन 168 समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 169 में। सेक्शन 169 क्या कहता है, इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। फॉर एग्जांपल किसी पुलिस ऑफिसर को एक जानकारी प्राप्त होती है कि कहीं पे एक संज्ञेय अपराध होने जा रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होने जा रहा है। एवरी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, किसी को भी ये जानकारी प्राप्त होती है कि कोई अपराध होने जा रहा है, कोई कॉग्निजेबल अपराध होने जा रहा है, संज्ञेय अपराध होने जा रहा है, तब वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, सेल्फ कम्युनिकेट सच इंफॉर्मेशन टू पुलिस ऑफिसर टू हुम ही इज सबॉर्डिनेट। तब पहला उसका काम क्या है कि वो जिसके भी सबॉर्डिनेट हो, फॉर एग्जांपल वो हवलदार है तो अपने एसएचओ साहब को फोन करेगा कि हुजूर हमको एक जानकारी प्राप्त हुई है कि फलानवा के घर में गोली बारूद चलने वाला है, तो हम लोग को चल के उसको बचाना चाहिए। तो जिसके भी वो सबॉर्डिनेट होगा वो उसको जानकारी देगा कि ऐसे इसी घटना की जानकारी प्राप्त हुई है। और दूसरा, and to any other officer who has the authority to deal with the prevention of the commission of such cognizable offense। पहला में हम लोग क्या देखें कि जिसके भी वो सबॉर्डिनेट होगा उसको ये जानकारी देगा। दूसरा कह रहा है कि या तो वैसे अधिकारी को जानकारी देगा जो कि इन तरह के मामलों में उनके पास पावर हो उससे डील करने का। ठीक है, एंड टू एनी सच ऑफिसर who has the authority to deal with the prevention of the commission of such cognizable offense। ठीक है, 169 समझ में आ गया। 168 में क्या था कि अपराध होने से बचाने के लिए वो इंटरपोज कर सकता है और अपना बेस्ट एबिलिटी लगा सकता है उस अपराध को रोकने के लिए। सेक्शन 169 में क्या हम लोग देखें कि अगर उसको कोई जानकारी प्राप्त होती है कि कोई कमीशन होने वाला है कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वो जिसके भी सबॉर्डिनेट होगा उसको जानकारी देगा उस अपराध के बारे में, और नहीं तो ऐसे किसी भी अथॉरिटी को वो जानकारी दे सकता है जो कि उस अपराध को रोकने में क्या हो, सक्षम हो। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी आया होगा तो एक बार बता दियो भाई, ठीक है, कि हाँ सर ये वाली बात आपकी समझ में नहीं आई, कमेंट कर दियो। ठीक है, कमेंट तो करते नहीं है यार, कमेंट किया करो कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक है, सेक्शन 170 अब हम लोग बात करते हैं। देखो सेक्शन 170 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी समझो। देखो यहाँ पे सेक्शन 170 क्या बात करता है, अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, किसी बंदे को अरेस्ट कर लेना, ठीक है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना ताकि कोई संज्ञेय अपराध घटित ना हो सके। कोई गोली वोली मारने जा रहा था, उसको पकड़ के हम लोग डिटेन कर दिए, ठीक है, कि मारने ही नहीं देंगे भैया। तो यही बोल रहा है कि अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, अब ये समझो। देखो हम लोग सेक्शन 35 जो था बीएनएसएस का, वहां पे हम लोग क्या पढ़े थे, व्हेन पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट। यहां पे क्या था कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर था, पुलिस ऑफिसर हैज द पावर टू अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट अ वारंट और विदाउट एन ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट। ठीक है, सेक्शन 35 हम लोग को बात बताता है, और उसमें एक हम तुम लोग को ट्रिक बताए थे, शिप्स ऑर्डर के कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, डिजर्टर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस हो,
ठीक है, याद होगा, अगर मेरे वीडियो देखे होगे तो याद होगा। ठीक है, वही कंसेप्ट है कि सेक्शन 35 के साथ साथ सेक्शन 170 में भी पुलिस ऑफिसर के पावर्स है, के पास ये पावर है कि बिना अरेस्ट वारंट और ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट का अरेस्ट कर सके। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हेन पुलिस ऑफिसर हैज द पावर टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट एन ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट और अरेस्ट वारंट, तो तुम लोग क्या बोलोगे? सेक्शन 35 के साथ साथ 170 में भी है। अब 170 क्या बात करता है? ठीक है, अ पुलिस ऑफिसर नोइंग ऑफ ए डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर पुलिस ऑफिसर को यह जानता है कि कोई व्यक्ति जो है कोई संज्ञ अपराध करने जा रहा है, तो उस व्यक्ति को मे अरेस्ट विदाउट दी ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट और विदाउट ए वारंट, तो उस तरह के व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या बिना अरेस्ट वारंट के उस व्यक्ति को क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकता है। इफ इट अपियर्स टू सच ऑफिसर दैट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस कैन नॉट बी अदरवाइज प्रिवेंटेड। अब कब कर सकता है? ठीक है, जब उस पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगे कि उसको अरेस्ट करने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं है, ठीक है, तब अरेस्ट करेगा। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल उसके पास ये है कि भाई बिना उसको अरेस्ट किए हुए, बिना उसको डिटेन किए हुए हम उसको रोक ही नहीं सकते हैं अपराध करने के लिए, तब हम उसको अरेस्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे कि पुलिस ऑफिसर को अगर ये जानकारी प्राप्त होती है कि कोई कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध होने जा रहे हैं, तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकती है? बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, बिना अरेस्ट वारंट के उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है, जब उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के सिवा उसके पास कोई और चारा ना बचा हो। ठीक है, अब सब क्लॉज 2 इसका क्या कहता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसको तो अपने ससुराल नहीं लेके जाएगी पुलिस, उसको क्या करना है? मजिस्ट्रेट साहब के पास प्रोड्यूस करना है विद इन 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटे के अंतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। अब देखो, अब हम यहाँ पे सेक्शन नहीं बताने जा रहे, तुम लोग कमेंट करके बताओ कि किस सेक्शन में बोलता है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। ठीक है, बीएनएसएस के किस सेक्शन में दिया गया है? तो वैसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट साहब के पास प्रोड्यूस करना है, और अगर पुलिस ऑफिसर चाहे कि हमको और उसको रिक्वायर्ड है कि फर्दर डिटेंशन उसका जरूरी है, अरेस्ट जरूरी है, तो जो भी उसके प्रोविजन संहिता या फिर अदर लॉ एट द टाइम बीइंग इन फोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग उसको चलना होगा, परमिशन लेना होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एक केस है अहमद नूर मोहम्मद बाटी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स 2005। अब देखो, ये चैप्टर है धड़ल्ले से इसका मिसयूज होता है। ठीक है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई कि मिसयूज होता है, ये तो भाई सुप्रीम कोर्ट से लेके सब कोर्ट कह चुकी है कि इन सब सेक्शनों का बहुत मिसयूज होता है। ठीक है, अब अहमद नूर मोहम्मद बाटी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में क्या कहा गया था? इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 160 ऑफ बीएनएसएस, यानी 151 पहले था, सीआरपीसी में ये सेक्शन क्या था? 151। ठीक है, 151 रुपए हम लोग पंडित जी लोग को देते हैं ना शुभ के लिए, तो अब क्या है? भाई मेरे से गलती हो गया, 170 हो जाएगा। ठीक है, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 170 जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया और पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर दिया। ठीक है, कि भाई पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि अगर कोई अपराध हो रहा है, संज्ञेय अपराध हो रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है, तो पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है कि वो वैसे व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है और डिटेन कर सकती है। ये अहमद नूर मोहम्मद बाटी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में कहा गया। सुप्रीम कोर्ट और क्या कहती है? फर्दर ये भी कहती है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट वाज a necessary tool to prevent the commission of any cognizable offense or activities। और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? ये एक अच्छा टूल है। ठीक है, एक अच्छा टूल है ताकि क्या हो सके, तो ऐसे अपराध की से बचा जा सके, कॉग्निजेबल ऑफेंस होने से बचा जा सके, इसीलिए प्रिवेंटिव जो डिटेंशन है वो एक अच्छा टूल है, नेसेसरी टूल है। अब देखो, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन को पहले समझो। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं आज? तो आज टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, 6 सेक्शन है छोटा छोटा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन को पहले समझ लो। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है ना, कि जब किसी व्यक्ति को
जब किसी पर्सन को, जब किसी अपराधी को बिना किसी ट्रायल और बिना किसी कन्विक्शन के उसको जेल में डिटेन किया जाता है। अब ये डिटेंशन क्यों किया जाता है? ताकि वो उसका प्रीवियस कार्य के लिए नहीं, ये इसलिए डिटेन किया जाता है ताकि वो फर्दर कोई ऐसा कार्य कमिट ना कर दे जो कि कॉग्निजेबल इन नेचर है, जो कि संज्ञेय अपराध में आता है। ठीक है, यहां पे पुलिस मियर एप्रीहेंशन में ही कि ठीक है ये व्यक्ति कोई क्राइम करने जा रहा है, अरेस्ट कर सकती है। इसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। प्रिवेंटिव मतलब क्या हुआ? प्रिवेंटिव मेजर मतलब क्या हुआ? अरे हमेशा पढ़ते होगे ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, कि भाई अपने से ही बचाव कर लो, बाद में कुछ घटना हो जाने के बाद क्या फायदा। ठीक है, तो वही है, पुलिस ऑफिसर प्रिवेंटिव डिटेंशन कर देते कि भाई मारे देगा, इससे अच्छा तो इसको जेले में भर दो। ठीक है, तो वही है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का केस है। इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्डेड द अंडरटेकिंग मेड बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यहां पे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है कि जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक अंडरटेकिंग लेती है, ठीक है, और उनको परमिशन देने के लिए अंडरटेकिंग लेती है कि भाई जो मीटिंग हो रहा है प्रपोज सकल हिंदू समाज का, जो वो लोग कोई हेट स्पीच ना दे। ठीक है, देखते हो ना आजकल क्या होता है कि भाई रैलियाज में हेट स्पीच देने लगते हैं, तो उन सब से प्रिवेंट करने के लिए अभी हम हाल फिलहाल में कल एक वीडियो देख रहे थे, तो उसमें एक स्पीच दे रहा था कि क्या स्पीच था, भाषण दे रहा था, जानते हो क्या दे रहा था? अरे भाई कि जो सच था वो बता दिया, अतिक्रमण था हटा दिया। बताओ, अब ऐसे ऐसे देते हैं कि प्रवोक हो जाए, सोसाइटी प्रवोक हो जाए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से ये सब बहुत गलत चीजें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट वही किया कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से अंडरटेकिंग लिया कि भाई देखो ऐसा है कि सकल हिंदू समाज जो रैलियां कर रही हैं या मीटिंग कर रही हैं, उसमें किसी भी प्रकार का हेट स्पीच नहीं होना चाहिए। इट ऑल्सो डायरेक्टेड द वीडियोग्राफी ऑफ द सच मीटिंग बाय द पुलिस एंड डायरेक्टेड, और इसमें क्या बोला गया कि भाई कि वीडियोग्राफी भी होगी पुलिस ऑफिसर को, और पुलिस ऑफिसर को अगर ऐसा जरूरत पड़े तो 170 ऑफ द बीएनएसएस का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 170 ऑफ बीएनएसएस मतलब हम लोग क्या देखें कि पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगे कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस होना है तो भाई उससे पहले आप अरेस्ट कर सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं। दैट इज हम लोग इम्पावर्ड कर चुके हैं पुलिस को। तो शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यही कहा गया था। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट ऐसा केस तो है नहीं, फिर भी बता दिए जो काम आ सके। सेक्शन 171 क्या बात करता है? प्रिवेंशन ऑफ इंजुरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब क्या है, अभी तक तो हम लोग क्राइम के बारे में पढ़ रहे थे कि अपराध होने से पहले हम लोग को रोकने के लिए। अब क्या है? प्रिवेंशन ऑफ इंजुरी ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। अब देखो हाल फिलहाल में वो अग्निवीर योजना आया था, तो मैं पटना में ही था शायद, हाँ पटना में ही था, तो मैं देखा कि भाई रेलवे वेलवे में आग लगा दिए, पब्लिक प्रॉपर्टी जला दिया गया पूरा एकदम। ठीक है, तो ये सब बहुत गलत है। ठीक है, तो अब ऐसे अपराधों को प्रिवेंटिव एक्शन की भाई कोई घटना ना हो, इसके लिए भी तो कोई प्रोविजन होना चाहिए। तो है सेक्शन 171 ऑफ बीएनएसएस, प्रिवेंशन ऑफ इंजुरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी जो पब्लिक संपत्ति है इसको प्रिवेंट करने के लिए पुलिस जो है मेजर्स ले सकती है। एनी पुलिस ऑफिसर मे ऑफ हिज ओन अथॉरिटी इंटरपोज टू प्रिवेंट एनी इंजुरी अटेम्प्टेड ऑन पब्लिक प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। यानी पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर है, अपने उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो मेजर कर सके अगर कोई भी तरह का अटेम्प्ट होता है पब्लिक प्रॉपर्टी को हानि कोई पहुंचा रहा है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, तो पुलिस ऑफिसर उसको प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है, द रिमूवल ऑफ इंजुरी ऑफ एनी पब्लिक लैंडमार्क और अदर मार्क यूज्ड फॉर द नेविगेशन। अब देखो कोई लैंडमार्क है, वो क्या बोलते हैं, वो माइल्ड वाइल्ड स्टोन हो, ठीक है, वो सब अभी हरा हरा बोर्ड नहीं लगा रहता है कि हाँ भाई दिल्ली 500 किलोमीटर, ठीक है, पानीपत इतना किलोमीटर, महाराजा अग्रसेन कॉलेज यहाँ पे है,
ठीक है, इंद्रप्रस्थ वहां पे है, तो इस तरह करके बोर्ड वोर्ड लगा हुआ है, उसको भी छेड़छाड़ कर रहा है, या नेविगेशन ये सबसे छेड़छाड़ कर रहा है। तो इन सब जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, लोग की संपत्ति है, इसको कोई अगर छेड़छाड़ कर रहा है, इंजुरी कर रहा है, तो पुलिस ऑफिसर प्रिवेंटिव एक्शन ले सकती है अंडर सेक्शन 171। अब देखो पब्लिक का मतलब क्या होता है, पब्लिक कहां पे डिफाइंड है, तो सेक्शन 2 सब क्लॉज 27 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में पब्लिक डिफाइंड है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। सेक्शन 171 खत्म होता है। लास्ट सेक्शन 172, देखो 172 पहले सीआरपीसी में नहीं था, दिमाग में घुसा लो, ठीक है। 172 के जगह पे 153 था, जो इंस्पेक्शन ऑफ वेट एंड मेजर के बारे में बात करता था, लेकिन 172 पहले सीआरपीसी में नहीं था, दिमाग में घुस गया। अब पढ़ना है 172 क्या है फिर, पर्सन बाउंड टू कंफर्म द लॉफुल डायरेक्शन ऑफ पुलिस, ठीक है। अब ये सेक्शन क्या कह रहे हैं भैया, ये सेक्शन ये कह रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा जो भी लॉफुल डायरेक्शन दिए जाएंगे आपको, उसको आपको कंप्लाई करना है, आप बाउंड है, ठीक है। और यहां पे सेल है, मे नहीं है, द पर्सन सेल बी बाउंड टू कंप्लाई द लॉफुल डायरेक्शन ऑफ द पुलिस ऑफिसर, यानी आपको पुलिस ऑफिसर अगर कोई डायरेक्शन दे कि हाँ भैया ये काम ऐसे करना है तुमको, तो उसको काम को वैसे ही करना होगा, ठीक है। अ पुलिस ऑफिसर में डिटेन और रिमूव एनी पर्सन resisting, refusing, ignoring और disregarding to comply any direction given by him। और वैसे व्यक्ति को, ठीक है, पुलिस ऑफिसर क्या कर सकती है, डिटेन कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है। किस व्यक्ति को, अगर जो पुलिस ऑफिसर लॉफुल डायरेक्शन दे रहा है वो उसको क्या कर रही है, रिफ्यूज कर रही है, इग्नोर कर रही है, डिसरिगार्ड कर रही है उसके डायरेक्शन को, तो वैसे पुलिस ऑफिसर को, वैसे व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर क्या कर सकती है, डिटेन कर सकती है, जेल वेल भेज सकती है, और 24 घंटे के अगर देखो, और इधर में बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, और उसको क्या करेगी, मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगी, और नहीं तो अगर छोटा मोटा अपराध है, पीटी केसेस है, तो उसको खुद ही से रिलीज कर देगी 24 घंटा के अंदर, ठीक है। छोटे मोटे अपराध है, पीटी केसेस है, तो उसमें पुलिस ऑफिसर खुद ही रिलीज कर देगी, हाँ भैया इतना चालान वालान भरो, जाओ तुम अपने घर को, और नहीं तो मैजिस्ट्रेट साहब के पास प्रोड्यूस करेगी उसको। यहां तक समझ में आ गया सेक्शन 172 क्या कहता है, फिर से एक बार समझ लो। सेक्शन 172 ये कहता है कि भाई अगर पुलिस ऑफिसर कोई लॉफुल डायरेक्शन आपको दे तो उसको क्या करना है, कंप्लाई करना है आपको, ठीक है। और अगर आप उसको कंप्लाई नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, इग्नोर करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं, तो पुलिस ऑफिसर आपको जेल वेल भी ले जा सकती है, और उस फिर वैसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगी। और नहीं तो अगर पीटी केसेस है, छोटे मोटे अपराध हैं, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगी, खुद ही से भाई उसको रिलीज विलीज कर देगी 24 घंटे के अंदर। अब देखो मैंने बात कहा था कि ये सेक्शन जो है, ये चैप्टर है, इसका बहुत धड़ल्ले से मिसयूज होता है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखो, मेधा पटकर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, ठीक है, ये 2007 का केस है। इसमें आप समझो फैक्ट ये था कि कुछ जमीन के मालिक थे, वो क्या हुआ था ना, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट चल रहा था, उसके खिलाफ में नारा वारा देने लगे, ठीक है, कि भाई ये तो प्रोजेक्ट नहीं चलना चाहिए, मेरा जमीन वमीन कब्जा हो गया। और वो लोग स्लोगन देने लगे, अभी हम लोग बात कर रहे थे ना स्लोगन के, कि भाई वो लोग अपना नारा वारा देने लगे कि भाई मेरा या तो जमीन दो, या फिर मेरा जमीन के बदले पैसा दो, या हमको रिहेबिलिटेट कराओ, कि हमको यहाँ से दूसरा जगह पे भेजो मेरा जमीन के बदले। तो पुलिस क्या करती है ना, जितने भी प्रोटेस्टर हैं उसको मारने वारने लगती है, बच्चे सबको अरेस्ट कर लेते हैं, बच्चे को भी मारते हैं। और सेक्शन 170 अभी जो हम लोग पढ़े थे कि भाई पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि बिना वारंट और बिना क्या ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट के अरेस्ट कर सकते हैं, तो उन लोग को अरेस्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या था ना कि सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्व किया कि भाई ये लोग तो एक सिंपल सा प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई अपराध तो नहीं करने जा रहे थे, कॉग्निजेबल ऑफेंस तो नहीं करने जा रहे थे, और ना ही डिस्टर्ब कर रहे थे पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी को, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश टू पे अ कंपनसेशन ऑफ ₹10,000। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या करती है, 10,000 रुपये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश को ये ऑर्डर देती है कि भाई जितने भी आपने मारे पीटे हैं, ठीक है, अरेस्ट जेल में भेजे हैं, उन सब पिटिशनर को 10,000 रुपया आप दो, ठीक है। एंड ईच मेल एंड फीमेल प्रोटेस्टर हु वेयर अरेस्टेड बाय द पुलिस इन द इवनिंग, ठीक है, एंड डिटेन्ड
in Bhadwani and Indore jail because of their fundamental rights and under Article 19 and 22 of the Indian Constitution had been violated. और क्योंकि भैया आपने जिसको भी मेल और फीमेल को अरेस्ट किया था, भदवानी और इंदौर जेल में भर के रखा था, इन लोग का फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशन हुआ है। कौन से? आर्टिकल 19 और 21। इसीलिए सबको आप 10-10 हजार रुपया दो भाई, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर 12 बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। हमको नहीं लगता तुम लोग को और फिर कोई वीडियोस देखने पड़ेंगे, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा कोई खास नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, कमेंट करना कैसा लगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।